Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. भाई चारों तरफ नगाड़े पिट रहे हैं साइनिंग्स के और मैनचेस्टर यूनाइटेड में सोती सी गंगा बह रही है, जबकि सबसे ज्यादा डेस्परेट क्लब इस पूरे ट्रांसफर विंडो में हमें होना चाहिए था। लेकिन अभी तक हमने कोई हरकत नहीं दिखाई है। कल रात में कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई हैं। डी मार्जियो इटालियन नंबर वन सोर्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि बास्तोनी के डील में स्पर्स के साथ साथ यूनाइटेड भी इन्वॉल्व हो रही है। 60 मिलियन आस्किंग प्राइस है और वो डील अगर यूनाइटेड पुश करती है तो यूनाइटेड की झोली में आके गिर सकती है। अब मैं ना कल इस डील जब ये मतलब ये रिपोर्ट जब अनाउंस हुई उसके बाद मैं बास्तोनी की पूरे लास्ट सीजन की जर्नी को स्टडी करा था। बेसिकली मैंने पिछले 3 सीजन की जर्नी उसकी स्टडी की और भाई उसका जो उसकी जो क्लिप्स थे उसको देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आई कि बास्तोनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि ना सिर्फ एज अ सेंटर बैक खेल सकता है, बट ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ विंग बैक। भाई एक तीर से दो निशाने हम लगा सकते हैं अगर हम बास्तोनी की साइनिंग कर लेंगे। विद द बॉल बास्तोनी इज अ बीस्ट, पेसी है, उसके साथ ही साथ लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। आपके पास एक भी टीम में लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है। बेसिकली आप लूक शॉ को जब मेक शिफ्ट सेंटर बैक खिलाते हो तब आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं कि मार्केट में अवेलेबल जितने भी डिफेंडर्स हैं लेफ्ट फुटेड, उसमें एक कोलिबेली हो गया, एक बास्तोनी हो गया, आप ये भी कह सकते हो कि हाँ और भी हैं, पाउ तोरेस वगैरह का नाम आता है। तो भाई यहाँ पर बास्तोनी एक ऐसे ऑप्शन है जो कि इंटर मिलान की इस टीम में एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर है। इंटर मिलान थोड़ी फाइनेंशियल जद्दोजहद से गुजर रही है, तो वो बास्तोनी बास्तोनी को सेल कर सकते हैं। यूनाइटेड के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही है कि उनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है और स्पर्स के पास है। ऑल्सो स्पर्स को जो अभी मैनेज कर रहे हैं एंटोनियो कॉन्टे, वो बास्तोनी के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं इंटर मिलान में और बास्तोनी के साथ मिलकर उन्होंने सीरिया का टाइटल भी जीता था। अब पता है जो कहानी चल रही है अभी बास्तोनी की या फिर मैं बाकी डिफेंडर्स की बात करूं, यूनाइटेड सारे साइनिंग्स के केस में बैकफुट पे इसीलिए है क्योंकि उनके पास टॉप यूरोपियन फुटबॉल नहीं है। जब आप चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हो ना, तो आपकी आधी जो होप होती है एक प्लेयर को, एक टॉप प्लेयर को लाने की अपने क्लब में, वो ऐसे ही किल हो जाती है। क्योंकि एक करंट प्लेयर जो कि अभी एक चैंपियंस लीग वाले क्लब में बैठा हुआ है और वो अगर वो क्लब छोड़ रहा है तो उसकी पहली एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो चैंपियंस लीग वाले क्लब से एक चैंपियंस लीग वाले क्लब में ही जाए और जहां पर वो थोड़ा खुद को डेवलप कर पाए, प्रॉपर प्लेइंग टाइम मिले। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमने हैरी मैग्वायर के ऊपर 85 मिलियन खर्च किए थे, हम राफेल वरान को भी लास्ट सीजन लेकर आए हैं, तो हम एक ऐसे सेंटर बैक को अगर लेकर आते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो कि ड्रॉप होगा? क्या एरिक टेनहैग बोर्ड के अगेंस्ट जाकर मैग्वायर को ड्रॉप करने की हिम्मत रखते हैं? और मेरे हिसाब से उनको करना पड़ेगा। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता वो अगर रफाल वरान भी होंगे, क्योंकि रफाल वरान ने पिछले सीजन में इतना कुछ खासा परफॉर्मेंस दिया नहीं था। जूरियन टिम्बर अगर इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मैं आपकी टीम का रेगुलर फर्स्ट टीम प्लेयर बनूंगा तो ही मैं साइन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, वरना नहीं करूंगा, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एक प्लेयर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है और आगे वो तभी बढ़ सकता है जब उसे प्रॉपर प्लेइंग टाइम मिले। सिर्फ एक स्क्वाड का हिस्सा बनकर एक बड़े क्लब में बैठकर वो खुद के करियर को इवॉल्व नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। Bastoni is a solid defender, a pacey defender, a left-footed centre back, a player who likes to go up front, a player who can be a very good, एक तरीके से कह सकते हैं थ्रू बॉल प्लेयर। क्योंकि जितने भी गेम मैंने देखा बास्तोनी का और कल रात भी जब मैं स्टडी कर रहा था, एक चीज बहुत कॉमन थी कि बास्तोनी
बहुत ही अर्ली रन्स पिक करते हैं फॉरवर्ड्स के, एंड उनको बिटवीन द लाइंस खेलना बहुत अच्छे से आता है। हमारी पूरी टीम में हमारे जितने भी सेंटर बैक्स हैं, इवन हमारे मिडफील्डर्स, कोई भी बिटवीन द लाइंस लाइंस खेलना नहीं जानते। ना वो मैकटोमिने जानते हैं, ना वो फ्रेड जानते हैं। ब्रूनो को अगर मैं हटा दूं तो बेसिकली कोई भी नहीं है। मैटिच थे, मैटिच जा चुके हैं। माटा थे, माटा जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं डिफेंस लाइन में बात करूं तो लूक शॉ थोड़े बहुत बिटवीन द लाइंस खेलते हैं, लेकिन उनको भी कॉम्बिनेशन ऑफ पासेस बनाने के लिए अपने विंगर की जरूरत पड़ती है। मैगवायर नहीं खेल सकते। मैगवायर डायगनल्स खेल सकते हैं लंबे लंबे, बट मैगवायर वो नहीं खेल सकते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट बैठे हैं तो आपको हाफ स्पेसेस में जो रन्स निकल रहे हैं, जो अर्ली रन्स निकल रहे हैं, उनको पिक करना होता है। मैगवायर वो नहीं कर पाते, वरान नहीं कर पाती, इवन लिंडलॉफ वो नहीं कर पाते। लिंडलॉफ के लॉन्ग बॉल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिंडलॉफ के बिटवीन द लाइन पासेस इतने अच्छे नहीं है। अर्ली रन्स पिक करते हैं वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर इन दोनों साइनिंग्स के अलावा हम इस वक्त पर फ्रैंकी डियोंग को अगर साइन नहीं कर पाते हैं तो हमें इस डील का ऑब्सेशन छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रूबन नेवेज वो प्लेयर हो सकते हैं। अगर फ्रैंकी डियोंग आए ना आए, फिर भी रूबन नेवेज की अगर हम साइनिंग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखो, बार्सिलोना टारगेट कर रही है रूबन नेवेज को। वूल्स डिमांड करेगी कम से कम 50 से 55 मिलियन इस प्लेयर के लिए। अगर 45-40 मिलियन में ये डील फाइनल हो जाती है वूल्स के साथ, तो इट विल बी अ बिग बिग बूस्ट टू आर मिडफील्ड होप्स कि हम उसको रिवाइव कर पाएं। अभी आप अगर देखो कि रूबन नेवेस डबल पिवट में खेल रहे हैं अलोंग साइड जो मोटिनियो, या फिर आप कभी कभी डेंडोंकर के अलोंग साइड भी देख लेते हो उनको। और इवन अभी पोर्चुगल की साइड में भी वो विलियम कवायो या फिर आप डेनिलो परेरा के अलोंग साइड उनको खेलता देखते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप एक, अगर फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर को लेकर आ रहे हो जो कि आउट एंड आउट नंबर 6 नहीं है, डबल पिवट में खेल सकते हैं वो, और आपके पास ऑलरेडी ब्रूनो फर्नांडिस है, तो एक रूबन नेवेस जैसा प्लेयर आपके लिए कितने अच्छे से वर्क कर सकता है, क्योंकि ही इज अ डीप लाइंग प्लेमेकर। और आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक डीप लाइंग प्लेमेकर चाहिए, एक बॉल कैरियर चाहिए, और एक प्रॉपर नंबर 10 चाहिए जो कि एज अ सेकंड स्ट्राइकर, शेडो स्ट्राइकर की तरह खेल सके। तो रूबन नेवेस की साइनिंग एक ऐसी साइनिंग होगी जो कि हमें हेल्प कर सकती है। और अगर हम फ्रेंकी डियोंग को लेकर नहीं आ पाते हैं तो हमें, देखो भाई, सीधी साफ बात है, कोनर लेमार के लिए अभी हमने स्काउट भेजे थे, क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए भी हमने स्काउट भेजे थे। अभी जब ऑस्ट्रिया और डेनमार्क का मैच था, वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्कॉट्स गए हुए थे डेनमार्क वर्सेस ऑस्ट्रिया का गेम देखने। और हम अगर फ्रेंकी डियोंग को नहीं लेकर आएंगे तो हमारे 80 मिलियन सेव होंगे। अब उन 80 मिलियन को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो ऑलरेडी कमारा जा चुका है। कमारा को एस्टन विला ने पुल कर लिया। अब यहाँ पर हमारे क्लब को भी अपनी कुछ पुल पावर दिखानी पड़ेगी, और जिन प्लेयर्स को हम टारगेट कर सकते हैं उन प्लेयर्स को लेकर आना पड़ेगा। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कॉनर गैलेगर जैसा प्लेयर अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है ना, बहुत ही अनकहा अनसुना सा, मतलब एक तरीके से आप ये कहोगे कि चेल्सी क्यों जाने देगी यूनाइटेड के लिए। लेकिन आई थिंक ब्रूनो के कंपटीशन में हमें एक नंबर 10 तो खरीदना पड़ेगा। अगर हम क्रिश्चियन एरिक्सन के लिए नहीं जा रहे हैं तो आई थिंक हमें किसी और प्लेयर के लिए जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्रिश्चियन एरिक्सन एक परफेक्ट फिट रहेंगे। एज अ सुपर सब यूज कर सकते हैं हम उन्हें, और थोड़ा सा ब्रूनो के ऊपर प्रेशर भी बना रहेगा। इस सारी सिचुएशन में ना एक नाम बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं गैरेथ बेल के लिए जा सकते, हम क्यों नहीं गैरेथ बेल के लिए जा सकते। अगर वो हमें 1 से 2 सीजन दे देते हैं तो क्या बुराई है। तो यार देखो, मेरा मानना ये है कि गैरेथ बेल जो वेल्स के साथ कर रहे हैं वो एक डिफरेंट लेवल का अचीवमेंट है। ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब एट वेल्स। बट सीजन भर खेलना, सीजन भर फिट रहना, क्या गैरेथ बेल वो कर पाएंगे? और क्या गैरेथ बेल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसे क्लब में आना चाहेंगे जहां उनको रेगुलर प्लेइंग टाइम ना मिले और जब उन्हें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना हो? देखो, मैड्रिड से जाने की उनकी वजह ये कि मैड्रिड उनको प्लेइंग टाइम नहीं दे रही, और वो मैड्रिड से निकलकर दूसरे ऐसे ही क्लब में नहीं आना चाहेंगे जहां उन्हें बेंच पर बैठना पड़े। अगर बार्सिलोना रफीनिया को साइन नहीं करती है तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड को पूरा ट्राई करना चाहिए जाकर रफीनिया को साइन करने का। देखो, आयक्स अगर टिम्बर को सेल करेगी, आयक्स अगर लिसांड्रो मार्टिनेज को भी बेचने की अगर मन बना लेगी, तो फिर वो एक ही विंडो में 3 से 4 प्लेयर नहीं जाने दे सकते। वो ऑलरेडी माजुराई को बेच चुके हैं, ठीक है ना, वो अगर टिम्बर को भी जाने देंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर एंटनी को भी वो बेच देते हैं, देखो एंटनी के केस में भी बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड हैं। इटालियन क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, प्रीमियर लीग के क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आईएक्स ये 3 साइनिंग्स एक ही विंडो में, 4 साइनिंग्स एक ही विंडो में
ऑफलोड करना अफोर्ड कर सकती है। आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करेंगे। साथ ही साथ रफीनिया अगर बार्सिलोना नहीं जा पाता है क्योंकि डीमारिया की डील उधर डन हो गई अगर, तो रफीनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आई फील कि यूनाइटेड शुड डेफिनेटली गो फॉर रफीनिया। जैरेड बोवन के लिए भी मैं जाना चाहूंगा यार। देखो अगर रफीनिया और उनमें ऑप्शन मिले तो मैं अप्रोच करना चाहूंगा वेस्ट हैम को, क्योंकि जैरेड बोवन का अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उन्होंने ये चीज बोली भी है कि ही इज अ बॉयहुड यूनाइटेड फैन। लेकिन लिंक्स भाई अभी सारे सारे जो आ रहे हैं वो लिवरपूल की साइड से आ रहे हैं कि जेरेड बोविन को लाने की कोशिश कर रही है लिवरपूल, क्योंकि उनको सलाह का एक रिप्लेसमेंट चाहिए है तैयार। वो ये नहीं फेस करना चाहते कि अगर सलाह नेक्स्ट ईयर एज अ फ्री एजेंट चले जाएं तो तब वो मार्केट में उतरे एक रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे तो यही लग रहा है कि जेरेड बोविन को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लिवरपूल जाने की तो आई थिंक वो जाना चाहेंगे, क्योंकि लिवरपूल में जाने से एक तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि उनको एक तैयार हुई टीम में खेलने का मौका मिलेगा, ट्रॉफी जीतने का मौका मिलेगा, और वो एक तरीके से अपना दावा मजबूत कर सकते हैं इंग्लैंड नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने के लिए। अब इसके साथ ही साथ हमें फुल बैक का एरिया भी देखना है, क्योंकि हमारे पास फुल बैक नहीं है। अब बास्तोनी और टिम्बर को लाने से पता है एक फायदा ये होगा कि हम 2 in 1 साइनिंग कर रहे हैं। बास्तोनी कैन ऑल्सो प्लेज अ लेफ्ट बैक, टिम्बर कैन ऑल्सो प्लेज अ राइट बैक। दोनों बेसिकली हैं तो ऑब्वियस चॉइस सेंटर बैक के लिए, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों को फुल बैक के एरियाज में भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड विद बॉल एट देयर फीट, बोथ ऑफ देम आर क्विक प्लेयर्स, बोथ ऑफ देम आर वेरी टेक्निकल प्लेयर्स। तो हमें एक वो जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना कि हमारे पास टेक्निकल प्लेयर्स नहीं है, हम घबरा जाते हैं जब हमारे पास बॉल आती है पैर के पैर पर, और हम लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम कभी क्रिएट नहीं कर पाते, अर्ली रन्स नहीं पिक करते, हम कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते डिफेंस का मिडफील्ड से, मिडफील्ड का आगे फ्रंट लाइन से। तो वो थोड़ी बहुत चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि एरिक टेनहैग का जो प्लेइंग स्टाइल है वो है बिल्डअप फ्रॉम द बैक। अब क्योंकि बिल्डअप फ्रॉम द बैक की बात हो रही है तो डेविड डेया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि लुइस एनरिक ये बोल चुके हैं कि भाई डेविड डेया को ना इंक्लूड करने का स्पेन नेशनल टीम में सबसे बड़ा रीजन यही है कि डेविड डेया विद द बॉल इतने अच्छे नहीं है। और ये भाई ये सबको जाहिर है ये बात, इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ। डेविड डेया का अगर मैं वर्क रेट देखूं विद द बॉल या फिर उनके एरियल डुअल्स की मैं बात करूं, कितने वो जीतते हैं, कितना ज्यादा अटैकिंग मोड में रहते हैं, वो स्वीपर कीपर है नहीं, वो वेट करते हैं। तो आज की मॉडर्न फुटबॉल में गोलकीपर्स का रोल है वो बहुत बदल गया है। एक गोलकीपर अब सिर्फ एक शॉट स्टॉपर नहीं रह गया है, वो एक पहला प्लेमेकर भी बन गया है। अगर आप एडरसन को देखोगे, अगर आप एलिसन को देखोगे, अगर आप टर स्टेगन को देखोगे, इवन आप रामसडेल को देखो, नॉयर को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि गोलकीपिंग में अब बिल्डअप फ्रॉम द बैक में गोलकीपर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और जब एक ऐसा मैनेजर आता है जो कि बिल्डअप फ्रॉम द बैक में ही विश्वास रखता है, तो डेविड डेया जैसा प्लेयर कैसे सरवाइव करेगा। और अगर डेविड डेया इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो आई थिंक कि डेविड डेया को बेच दिया जाएगा। ये मेक और ब्रेक सीजन है। जितना भी उन्होंने डेविड डेया ने अभी तक अचीव किया है वो एक गुजरा हुआ कल था, लेकिन अब एक नया मैनेजर आया है, उसकी अलग डिमांड है और डेविड डेया के सामने एक अलग चैलेंज है। इसके लिए डेविड डेया कितने तैयार हैं ये तो हमें सीजन शुरू होते में पता चल जाएगा। प्री सीजन टूर से पहले एरिक टेनहैग ने डिमांड रखी है कि भाई मुझे साइनिंग्स चाहिए हैं, लेकिन यूनाइटेड ने अभी तक एक भी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये दावा नहीं ठोका है कि भाई नहीं, हम अगले हफ्ते तक एक साइनिंग कम से कम कर ही लेंगे। वहां मैड्रिड साइनिंग कंफर्म कर रही है, यहाँ अर्लिंग हालैंड आ गए हैं, जूलियन अल्वारेज आ गए हैं, फेबियो कवायो आ गए हैं लिवरपूल में, चेल्सी भी साइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रही है। और यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि चेल्सी अगर डेम्बेले की जा रही है, चेल्सी को अगर समझ में आ रहा है कि हकीम जियाच से उनका काम नहीं चलने वाला, तो यूनाइटेड क्यों नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं एक बार ट्राई तो करो, पुश तो करो भाई, कम से कम देखते हैं। अरे क्या करेगा, ज्यादा मना ही तो कर देगा ना, लेकिन क्या पता उसको अगर प्रोजेक्ट पसंद आए तो वो एक सीजन यूरोपा में खेलने के लिए तैयार हो जाए, एक सीजन यूरोपा में खेलने के लिए वो चैंपियंस लीग की कुर्बानी दे दे। लेकिन क्यों हमारा क्लब कभी भी एक ऐसे प्लेयर को अप्रोच नहीं करता जो कि वाकई में हेल्प कर पाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम में राइट विंग पर डेम्बेले से बेटर हमारे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप रफीनिया और अगर डेम्बेले कंपेयर करोगे, डेम्बेले इज द बेस्ट आउट देयर। अगर आप एंटनी और डेम्बेले को कंपेयर करोगे, डेम्बेले इज द बेस्ट आउट देयर। अगर आप किसी भी प्लेयर को कंपेयर करोगे ना, तो डेम्बेले इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर जिसको आप उस राइट विंग पोजीशन पे रख सकते हो। और राइट विंग नानी के जाने के बाद से डेड पड़ी हुई है। तो भाई ये डिसीजन लेना है यूनाइटेड बोर्ड को, ये डिसीजन लेना है एरिक टेनहैग को कि कब वो एक्चुअल में प्रोसीड करेंगे और
वो प्लेयर्स को लाने की वाकई में ट्राई करेंगे। देखो भाई, बास्तोनी अगर आ गया तो डिफेंस लाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, और मेरे हिसाब से कम 2 सेंटर बैक लाने ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अगर एरिक बाई जा रहे हैं, फिल जोन्स जा रहे हैं और आपके एक्सेल ट्वांजे भी जा रहे हैं, तो आपके एक ही विंडो में 3 सेंटर बैक जा रहे हैं। राफेल वरान का भरोसा नहीं है कितने दिन तक फिट रहते हैं, साथ ही साथ लिंडलॉफ के पास वो क्वालिटी नहीं है, हैरी मैग्वायर के पास वो क्वालिटी नहीं है जो कि वो फर्स्ट टीम में प्रोवाइड कर पाए। बास्तोनी और टिम्बर जब रहेंगे टीम में तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर रहेगा सारे प्लेयर्स के ऊपर, और बेसिकली कंपटीशन होना चाहिए एक टीम में। आप देखो, सिटी की टीम अगर सक्सेसफुल है तो वो क्यों है? क्योंकि उनकी टीम में ऑलरेडी इंटरनल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उन्हें बाहर के कंपटीशन से फर्क ही नहीं पड़ता, और इसीलिए उनका बेस्ट निकल कर आता है। और जब एक मैनेजर ऐसा मिला हो ना जो कि प्लेयर्स का बेस्ट निकाल पाए, तो बहुत जरूरी होता है कि आपके पास वो सही प्लेयर हो जो कि उस मैनेजर की डिमांड को मीट कर पाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम में यूनाइटेड बिना चैंपियंस लीग के है, वो यूरोपा में खेलेंगे, लेकिन यूरोपा में खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्राइमरी टारगेट्स को साइन नहीं करोगे या आप बड़े नामों को अप्रोच ही नहीं करोगे इस डर से कि वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी बढ़िया साइनिंग रहेगी आपके हिसाब से बास्तोनी की, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बास्तोनी की साइनिंग लाजवाब रहेगी, बहुत ही शानदार एडिशन रहेगा वो। और मेरे हिसाब से तो भाई, अगर हम बास्तोनी को ले आएंगे तो हम हैरी मैग्वायर को ऑफलोड या साइडलाइन करने में आसानी फील करेंगे, क्योंकि जब तक उस क्वालिटी का प्लेयर नहीं आएगा तब तक हम बेशर्मी देखते रहेंगे बोर्ड मेंबर्स के, और कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा एरिक टेनहैग के ऊपर हैरी मैग्वायर को स्टार्टिंग लाइन में रखने का। चलिए भाई, आज तक की यही अपडेट थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।